ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा जेनेटिक्स एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हुए हैं। जैसे हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े, तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो देख लेना। फिर हमने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी किया था। ठीक। उसके बाद आता है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और उसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो मेन है, दैट इज हार्डी वीनबर्ग लॉ। अब इसके पहले वाले जो सारे टॉपिक्स हैं, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो प्लेलिस्ट में जेनेटिक्स एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको उनके नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब भाई सबसे पहला सवाल कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन के जेनेटिक कॉम्पोजिशन के बारे में समझना या उसको स्टडी करना। पहली चीज, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में सबसे पहली चीज करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के जेनेटिक कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं। और दूसरी चीज कि वो जो सारे फैक्टर्स होते हैं ना, जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी अगली आने वाली जनरेशन या इनहेरिटेड ट्रेड्स को, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक। तो दूसरी चीज हम क्या डिटरमाइन करते हैं, हम वो सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं या जो कि रेगुलेट करते हैं आगे की जनरेशन में आने वाले ट्रेड्स को। ठीक। दैट इज इंसिडेंस ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स इन देम। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स है कि किसी भी पॉपुलेशन के जेनेटिक कॉम्पोजिशन को समझना या स्टडी करना, और वेरियस फैक्टर्स को डिटरमाइन करना जो कि इनहेरिटेड ट्रेड्स को, इंसिडेंट्स को रेगुलेट करते हैं। समझ गए? तो दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। समझ गए? बहुत सिंपल है पॉपुलेशन जेनेटिक्स कि भाई जेनेटिक कॉम्पोजिशन, एक पॉपुलेशन के की जेनेटिक कॉम्पोजिशन को समझ रहे हैं, और उस पॉपुलेशन में जो अलग अलग ट्रेड्स हैं वो आगे जनरेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उन वेरियस फैक्टर्स को समझना। अब ये तो हो गया आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसके अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज हार्डी वीनबर्ग। अब ये हार्डी वीनबर्ग लॉ ही ना पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मेन सार है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हार्डी वीनबर्ग लॉ को जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, और ये एक्चुअली में पॉपुलेशन जेनेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है? ये मेंडेलियन जेनेटिक्स पे बेस्ड है। हमने पढ़ा है ना, हमने जब से बायो लिया है तब से हम जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ, मेंडेलियंस जेनेटिक्स, मेंडेलियंस लॉ पढ़ते आ रहे हैं, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे कि भैया मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होता है। अभी समझने के लिए कि जो हार्डी वीनबर्ग लॉ है वो एक्चुअली में बेसिक प्रिंसिपल बनाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, और ये हार्डी वीनबर्ग लॉ जो है ये मेंडेलियन जेनेटिक्स पे बेस्ड होता है। क्या है वो भी देखेंगे। इसको दूसरी चीज जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब हार्डी कौन थे, विनबर्ग कौन थे, हम बहुत ज्यादा तो नहीं घुसेंगे, इन दोनों ने मिलकर जो लॉ बनाया था उसको देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी की जो हार्डी थे, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, और जो विनबर्ग थे ये एक्चुअली ऑब्स करने वाले थे, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट थे। ठीक। तो इन दोनों ने मिलके एक लॉ बनाया था, वो देखते हैं क्या है। इन दोनों ने मिलकर जो लॉ बनाया था, उसमें बहुत सारी इक्वेशंस भी थी, सब कुछ थी, लेकिन हम मेन मेन सार देखते हैं। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी जीन एलील का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है। पहली लाइन समझना कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना किसी भी जीन एलील की, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए कांस्टेंट रहती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि ब्लू आइज बोलो, एक तरह का ये जीन एलील या जीन ट्रेट या जीन कैरेक्टर है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मान लो कि हर 10 में से किसी एक में पाई जाएगी, तो हर 10 में से किसी एक में ही पाई जाएगी, हर 10 में से किसी एक में ही पाई जाएगी। या फिर फॉर एग्जांपल बोलो कर्ली हेयर्स, कर्ली हेयर्स भी एक तरह का जीन एलील या जीन ट्रेट बोल सकते हो, तो वो भी
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मान लो मान लो 10 में से एक में पाया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो जीन ट्रेट होते हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी हर जनरेशन में कांस्टेंट रहेगी कि 10 में से किसी एक में ही वो जीन एलील मिलेगा, या 10 में से वो किसी एक में ही वो जीन ट्रेट या कैरेक्टर मिलेगा। ये कब तक ऐसी चीज कांस्टेंट रहेगी, या ये जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी जीन एलील की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की, कांस्टेंट रहेगी कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या फैक्टर्स ना आ जाएं जो कि जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करें या फिर इन्फ्लुएंस करें, जिससे कि जीन पूल ऑल्टर हो जाए। इसको कहते हैं हार्डी विनबर्ग लॉ। फिर से बताता हूँ, हार्डी विनबर्ग लॉ क्या है। हार्डी विनबर्ग ने मिलके जो एक स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि किसी भी जीन एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है जनरेशन्स में, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए कांस्टेंट होती है। कि अगर 100 में से एक में पाया जा रहा है तो 100 में से एक में ही पाया जाएगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा नहीं। ऐसा कब तक होगा? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या इन्फ्लुएंस, जिससे कि जीन फ्रीक्वेंसीज बदल जाए या जीन पूल में कोई ऑल्टरेशन हो जाए। ठीक, दैट इज आपका हार्डी विनबर्ग लॉ। बहुत सिंपल है, समझ गए? तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स और हार्डी विनबर्ग लॉ समझ गए। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन के जेनेटिक कॉम्पोजिशन को समझना और वो सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करना जिससे कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं उनके इंसिडेंस को इन्फ्लुएंस किया जा सके। ठीक, दैट इज आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स। हार्डी विनबर्ग लॉ या जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि किसी भी जीन एलील की, किसी भी जेनेटिक ट्रेट की या जीन कैरेक्टर की जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी घटेगी नहीं। कब तक? जब तक कि किसी भी बाहर से कोई फोर्स या इन्फ्लुएंस ना आ जाए जिससे कि जीन फ्रीक्वेंसीज बदल जाए या जीन पूल में कोई ऑल्ट्रेशन आ जाए। ठीक, तो in the absence of forces or influences which changes the gene frequency or alter the gene pool। समझ गए? तो ये थोड़ी सी जानकारी पॉपुलेशन जेनेटिक्स और हार्डी विनबर्ग लॉ के लिए। इस पे थोड़ा सा समय मैंने इसलिए दिया क्योंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कई बार आप कंफ्यूज होते हो, और हार्डी विनबर्ग लॉ को एक बार सिंपल भाषा में समझ लोगे ना तो हमेशा याद रहेगा। ठीक, तो समझ गए? ये हो गया आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स और हार्डी विनबर्ग लॉ। अब अगला जो हमने बोला कि भैया ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगी कब तक? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स या फैक्टर। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस या फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, वो देख लेते हैं। तो वो फैक्टर्स जो कि जीन फ्रीक्वेंसीज को ऑल्टर कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जेनेटिक म्यूटेशन, दूसरा होता है नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा पॉपुलेशन मूवमेंट, चौथा ब्रीडिंग स्ट्रक्चर, और पांचवा पब्लिक हेल्थ मेजर्स। ये पांच मेन फैक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज को ऑल्टर कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए। ठीक, अभी क्या क्या होते हैं इनको हम एक एक करके समझेंगे। बहुत सिंपल है। ठीक, सबसे पहले म्यूटेशन। यार म्यूटेशन का नाम आएगा तो तुम्हारे जहन में सबसे पहले आएगा वोल्वरीन। नहीं भैया, म्यूटेंट हम वहां नहीं जा रहे, हम अभी जो है पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो भाई म्यूटेशन कैसे हो सकते हैं, मतलब म्यूटेशन कौन सी चीज करा सकती है, उस पर ध्यान देते हैं। तो या तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में कोई आ जाए, या कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स के एक्सपोजर में आ जाने से लोगों में म्यूटेशंस हो सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस उनमें देखे जा सकते हैं। ठीक, हम बहुत सिंपल और थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअली में पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इन सब के बारे में बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे हम, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी और उनके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, तो म्यूटेशंस अगर कोई पूछे कि किससे हो सकता है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस के एक्सपोजर में कोई आ जाए। अब यहाँ पे हल्क मत बोल देना कि हल्क सर हल्क आता है, या केमिकल्स के एक्सपोजर में बोल दो तो डीसी कॉमिक्स की वो कौन सी थी, हार्लेक्विन, सर हार्लेक्विन केमिकल्स के एक्सपोजर में आ गई थी। हम वहाँ हल्क या हार्लेक्विन पे नहीं जाएंगे, हम बहुत सिंपल रखेंगे कि भैया
अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में कोई आ जाए या कुछ सर्टेन केमिकल्स के एक्सपोजर में कोई आ जाए तो उनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं। ठीक। तो एक तो ये हो गया। अब ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं ना, ये जो म्यूटेंट जीन्स होते हैं ये ज्यादातर तो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, आगे जाके आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां करा सकते हैं, मगर कई केसेस में नहीं भी होते हैं, पता है। जैसे कि जो सिकल सेल ट्रेट की कंडीशन होती है ना। सिकल सेल ट्रेट वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें एक्चुअली वो फैल्सिफेरम मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। तो कभी कभी ये अच्छा भी हो जाता है। अब तुम बोलोगे हाँ सर अच्छा तो होता है, वुल्वरीन में जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है ना सर उसकी गजब की है, तो हम कॉमिक बुक की तरफ नहीं जाते हैं, हम रियल लाइफ में रहते हैं। ठीक। तो रियल लाइफ वाले एग्जांपल देना, वुल्वरीन वाले एग्जांपल देना। तो म्यूटेशन समझ गए। ये एक समझने की कोशिश करो, जो हार्डी विनबर्ग लॉ है उससे कोरिलेट करो। यहाँ एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि म्यूटेशन अभी एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गया या केमिकल के एक्सपोजर में आ गया। तो एक्चुअली जो जीन था उसका वो ऑल्टर हो गया, उसमें म्यूटेशन हो गया। समझ गए। तो ऐसे समझ सकते हो, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन हमने एक्चुअली में जब हमने बायो लिया था ना, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दी थी? सर चार्ल्स डार्विन ने दी थी। इन्होंने दी थी, कौन सी थ्योरी थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इससे हमने क्या समझा था? इससे इवोल्यूशन को समझने में बहुत हेल्प हुई थी। तो इसके तहत कहा क्या गया? इसके तहत ये कहा गया कि भैया धीरे धीरे जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए ना, जो हार्मफुल जीन थे वो हमारे जीन पूल से एलिमिनेट होते गए, और जो फेवरेबल जीन थे ना, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम पास करते गए, और धीरे 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 हम इवॉल्व हो गए। हम और बाकी भी जो लिविंग बींग्स थे वो सब ऐसे ही इवॉल्व होते गए। तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका अगर एग्जाम्पल समझना है ना, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डीडीटी और फ्लाइज का। कि पहले जो मक्खियां होती थी ना, उनमें मस्त डीडीटी छिड़क दो तो सब मर जाती थी, है ना। ये हो गई आपकी मक्खी। ठीक है, इस पे आपने डीडीटी छिड़क दिया तो ये निपट जाती थी। ठीक है। फिर फिर से ये इसके जो बच्चे थे छोटे छोटे, इन पे भी डीडीटी छिड़क दिया, तो इनमें से क्या होता था, एक तो मर गया, एक किसी तरह से जिंदा रह जाता था। ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो फिर इसी के जैसा एक और बच्ची थी, जो कि एक और मक्खी थी जो कि बड़ी हो गई थी। इन दोनों के जो ऑफस्प्रिंग हुए उससे जो छोटी छोटी मक्खियां निकली, इन पे भी हमने डीडीटी छिड़का, इनमें भी डीडीटी छिड़का, तो कुछ तो फिर भी मर गई, लेकिन जो एकदम स्ट्रांग वाली थी ना, वो बच गई। तो फिर ये जो मक्खी और लेडी मक्खी और जेंट्स मक्खी थे, इन लोगों से जो बच्चे हुए वो और ज्यादा स्ट्रांग थे। तो इनमें से कुछ मरे और कुछ बच गए, जो बच गए उनमें फिर से छिड़का गया ना, तो अब देखा गया कि यार ये लोग तो डीडीटी से मर ही नहीं रहे। तो हुआ क्या? एक्चुअली यहाँ पे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हुआ और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ। कि पहले शुरुआत में थोड़े से मरे थोड़े से बचे, फिर जो बचे थे उनमें मेटिंग हुई, फिर उसमें भी थोड़े से मरे थोड़े से बचे। अब जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट थे, जो मर ही नहीं रहे थे, उन लोगों के बीच में मेटिंग हुई, तो फिर जो जो बचे ना, उन लोगों में अब डीडीटी का असर ही नहीं हो रहा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता गया, और नेचुरल सिलेक्शन होता गया कि भाई जो जो डीडीटी को रेजिस्टेंट होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, अब उन्हीं के बच्चे होते जा रहे, तो अब जो नए बच्चे आएंगे उसमें डीडीटी असर ही नहीं करेगा। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। और इस तरह से अगर अभी देखें तो कई मक्खियों में तो डीडीटी असर ही नहीं करता है। ठीक है, तो कई मक्खियां जो है वो रेजिस्टेंट हो गई हैं डीडीटी के। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। तो एक्चुअली इसको भी हार्डी विनबर्ग लॉ से तुम कोरिलेट करके देखो तो वहां भी वही है कि भैया पहले जो अपना ये मक्खा और मक्खी थे, इनसे जो बच्चे हो रहे थे वो भी नॉर्मल वाले थे। तो जब ये लोग डीडीटी से मर जा रहे थे, ये लोग भी डीडीटी से मर जा रहे थे, लेकिन जब बार बार डीडीटी छिड़का तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा, धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा, और फिर एंड में फिटेस्ट जो थे वो बच गए, और उनके बच्चे सुपर फिटेस्ट थे। तो यहाँ पे हुआ क्या?
यहाँ पे एक्चुअली में धीरे धीरे ये इवॉल्व हुए, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा था। बार 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 उन पे एक्सटर्नल फैक्टर के तहत डीडीटी छिड़का जा रहा था, डीडीटी छिड़का जा रहा था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होते गए और फिर उनका जीन ऑल्टर हुआ और एक तरह से वो रेजिस्टेंट हो गए। तो यहाँ भी एक्चुअली में देखा जाए तो क्या हुआ, यहाँ भी एक्सटर्नल फैक्टर जब तक नहीं आया था तब तक तो जीन में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं थे, मक्खियां मर जाती थी। जब एक्सटर्नल फैक्टर खूब सारा आने लगा तो फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा और फिर जीन ऑल्टर हो गया। तो यहाँ भी हार्डी विनबर्ग लॉ आपने देखा कि किस तरह से हार्डी विनबर्ग लॉ यहाँ पे नहीं लग पाया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रह पाई, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर आ गया। तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं, वही तो पढ़ रहे हैं ना कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये दो हो गए। अब तीसरा कौन सा फैक्टर है जो जीन फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? दैट इज पॉपुलेशन मूवमेंट। पॉपुलेशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कैसे? देखो, अगर हम बोलें कि एक पर्टिकुलर गांव है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, वो लोग वहीं रहते हैं, वहीं आपस में शादी होती है उसी गांव में, तो एक ही तरह के एक जैसे लोग दिखेंगे वहां पे, एक ही हाइट के लोग दिखेंगे, एक ही बिल्ड के लोग दिखेंगे, क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी दुनिया में खुश हैं। अब मान लो कि उनके आसपास दूसरे टाइप के लोग आ गए, अच्छे लंबे 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 आ गए, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ द पॉपुलेशन हुई। अब इंटरमिक्सिंग हुई तो इन लोगों की हाइट अच्छी खासी होती थी, इन लोगों की छोटी छोटी हाइट होती थी, इन लोग अच्छे दुबले पतले से लोग थे, इन लोगों की बिल्ड भी अच्छी तगड़ी वाली थी। तो अब इंटरमिक्सिंग हुई तो आगे आने वाली जनरेशन के बच्चे अगर देखोगे तो मीडियम हाइट के होंगे, मीडियम बिल्ड के होंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ द पीपल जब हुआ तो एक्चुअली में नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल हुए। कुछ छोटी छोटी हाइट वाले थे, वो बड़ी बड़ी हाइट वालों से मिल गए। पतले पतले लोग थे, वो थोड़े से हट्टे कट्टे लोगों से मिल गए। तो उनमें जब जेनेटिक कॉम्बिनेशन की इंटरमिक्सिंग हुई तो जो नई जनरेशन निकल के आई उसका जीन पूल ऑल्टर हो चुका था। तो एक्चुअली में जो छोटे छोटे हाइट के लोग थे अब वो नहीं होके, या बड़ी बड़ी हाइट के लोग ना होके मीडियम मीडियम हाइट के होने लगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर क्या हुआ, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर हुआ पॉपुलेशन मूवमेंट या पॉपुलेशन माइग्रेशन। अगर ये बड़े बड़े लोग जो थे ये अपने ही जगह पे रहते तो वैसे सब लोग बड़े बड़े हाइट के ही रहते। ये छोटे छोटे हाइट के लोग जो थे ये अपनी ही पॉपुलेशन में रहते तो सब छोटे हाइट के रहते, लेकिन यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ द पॉपुलेशन हुआ। इसको ना इसको ऐसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे गोरे गोरे लोग थे, ठीक है, ये गोरे गोरे लोग थे और ये थोड़े से काले काले लोग, मतलब काले काले वैसे काले नहीं बोल रहा हूँ, सब ये अच्छे होते हैं, गोरे भी अच्छे होते हैं, काले भी अच्छे होते हैं, डार्क स्किन वाले भी अच्छे होते हैं और फेयर स्किन वाले भी अच्छे होते हैं। पर ये जो फेयर स्किन वाले थे ना, इनके जो बच्चे थे ये भी अच्छी फेयर स्किन वाले हुए, है ना, फेयर स्किन वाले हुए। ये जो डार्क स्किन वाले बच्चे थे, ये जो डार्क स्किन वाले थे ये फेयर स्किन वाले थे, जो डार्क स्किन वाले थे इनके भी जो बच्चे हुए वो डार्क स्किन वाले हुए, इनके भी जो बच्चे हुए वो डार्क स्किन वाले हुए। दोनों के बच्चे क्यूट थे, दोनों के अच्छे थे। अब यहाँ भी ये डार्क स्किन वाले लड़के ने फेयर स्किन वाले लड़के ने फेयर स्किन वाली लड़की से शादी कर ली, तो इनके भी बच्चे जो हुए वो फेयर स्किन वाले हुए। ये फेयर स्किन वाली लड़की ने फेयर स्किन वाले लड़के से शादी कर ली, इनके भी फेयर स्किन वाले हुए। यहीं पे डार्क स्किन वाली ने डार्क स्किन वाली लड़की से शादी कर ली, तो इनके भी डार्क स्किन के हुए। यहाँ पे डार्क स्किन वाली लड़की ने डार्क स्किन वाले लड़के से शादी कर ली, इनके भी डार्क स्किन वाले हुए। तो एक्चुअली देख रहे हो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स या हार्डी विनबर्ग लॉ समझ में आ रहा, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अगर नहीं है तो एक्चुअली में सब गोरे 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 पैदा होते जा रहे हैं फेयर स्किन वाले, और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है तो सब डार्क स्किन वाले पैदा होते जा रहे हैं। तो एक्चुअली में जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है। मगर वहीं अगर मान लो ये फेयर स्किन वाली लड़की है और ये डार्क स्किन वाला लड़का है, इन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब एक फेयर स्किन वाला एक फेयर स्किन वाली लड़की पैदा हो गई और एक
डार्क स्किन वाला लड़का पैदा हो गया, है ना। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। देखो, दोनों बच्चे फेयर स्किन वाले होते थे, दोनों बच्चे डार्क स्किन वाले होते थे, मगर अब क्या हुआ, एक बच्चे ही फेयर स्किन वाला है और एक बच्चा डार्क स्किन वाला पैदा हो गया। यानी कि फ्रीक्वेंसी अब कांस्टेंट नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ द पॉपुलेशन हुई थी, ये एक्सटर्नल फैक्टर था, जिसकी वजह से अब यहाँ हार्डी वीनबर्ग लॉ नहीं लग पाएगा। समझ गए? तो ऐसे समझ सकते हो, पॉपुलेशन मूवमेंट या इंटरमिक्सिंग ऑफ द पॉपुलेशन जब होती है तो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाती है। समझ गए? तो दैट वाज योर पॉपुलेशन मूवमेंट। उसके बाद ब्रीडिंग स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब वाइवा के लिए, बीएसएम में वाइवा में बहुत पूछते हैं। ब्रीडिंग स्ट्रक्चर नहीं पूछते हैं, वो असॉर्टिव मीटिंग। अब यार देखो, आज की डेट में होता क्या है, डॉक्टर जो है वो डॉक्टर से शादी कर रहा है, म्यूजिशियन जो है वो म्यूजिशियन से शादी कर रहा है। एक्चुअली इसी को असॉर्टिव मीटिंग कहते हैं। और इस वजह से ना, जो जेनेटिक पूल है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले अगर बात करें कि होता क्या था, ये लड़का है, ये लड़की है। मान लो लड़का जो है वो बढ़िया म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, लड़की जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। इनके जो बच्चे होते थे, तो मान लो एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई, तो कैसा होता था कि ये एक इंटेलिजेंट बहुत पैदा होगा, एक म्यूजिक में जाएगा, है ना। और मान लो तीन बच्चे हुए, तो एक और जो लड़का हुआ वो स्पोर्ट्स में जाएगा। ठीक है, तो तीनों अलग अलग बढ़िया है कि उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट निकल गई, कोई स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हो गया, है ना। ये एक्चुअली में जब रैंडम मीटिंग होती थी, उसके बाद क्या हुआ, अब मान लो कि म्यूजिशियन जो है उसने स्पोर्ट्स वाली बंदी से उसको प्यार हो गया, तो इनके जो बच्चे हैं वो जो है वो एक स्पोर्ट्स में अच्छा निकल गया, एक म्यूजिक में अच्छा निकल गया। ये जो स्पोर्ट्स वाला बंदा था, इसने इंटेलिजेंट बंदी से प्यार कर लिया, तो एक स्पोर्ट्स में अच्छी निकल गई, एक इंटेलिजेंट निकल गया। जो इंटेलिजेंट था, इसने म्यूजिक वाले से मोहब्बत हो गई इसको, तो एक म्यूजिक में अच्छा निकल गया, एक बहुत इंटेलिजेंट निकल गया। तो एक्चुअली में ना, हो क्या रहा है, इक्वली 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 सब हो रहा है, मतलब सारी फील्ड्स में बच्चे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मगर यहाँ पे पंगा क्या होने लगा, अब क्या होने लगा, ये तो जो नॉर्मल रैंडम मीटिंग हो रही थी सब कुछ, मगर अब असॉर्टिव मीटिंग होने लगी। अब भैया, ये जो लड़का है ये है डॉक्टर, भयानक इंटेलिजेंट समझ लो। ये जो लड़की है ये भी डॉक्टर, इसको भी भयानक इंटेलिजेंट समझ लो। अब जो बच्चे हुए, अब ये दोनों जो बच्चे हुए ये भी इंटेलिजेंट हो गए। अब ये दोनों भी पढ़ाकू, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में नहीं जाना हमको, पापा हमको तो पढ़ाई करनी है, हमको भी आपके जैसा डॉक्टर बनना, सर्जन बनना, गायनेकोलॉजिस्ट बनना। वहीं ये स्पोर्ट्स में था, जो लड़का था वो स्पोर्ट्स में था। अब उसने लड़की जो है उससे भी स्पोर्ट्स वाली शादी कर ली। ये कौन, मिशेल स्टार्क क्रिकेटर जो है, उसकी वाइफ भी क्रिकेटर है। तो अब उनके जो बच्चे हुए, उनने भी बोला हम भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, हम भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, हमको पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, हमको तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स खेलना है। वहीं जो म्यूजिक वाले हैं, ये जो म्यूजिक वाला लड़का था और म्यूजिक वाली लड़की से शादी कर ली, जो बच्चे हैं उनने बोला हम भी म्यूजिक बजाएंगे, लड़की बोली मैं भी गाना गाऊंगी, मैं भी म्यूजिक बजाऊंगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, असॉर्टिव मीटिंग से पंगे क्या हुए। असॉर्टिव मीटिंग से ऐसा नहीं कि हर बार होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होने लगता है कि असॉर्टिव मीटिंग में हो क्या रहा है, जो फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, कांस्टेंट रहनी थी, अब वो बदल गई। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे, असॉर्टिव मीटिंग हो गई। यहाँ पे सभी इंटेलिजेंट निकलते जा रहे हैं, सभी म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, सभी स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ये मिक्सिंग नहीं हो रही है यहाँ पे कि इक्वली अलग अलग ट्रेड बटे। यहाँ पे एक्चुअली में असॉर्टिव मीटिंग के ये पंगे होते हैं। समझ गए? तो ना, सबसे अच्छा होता है कि होता है ना, आज की डेट में एक्चुअली होता भी है कि फॉर एग्जांपल आप पीजी कर रहे हो, पीजी करते समय बोला यार मैं तो हूँ पीडियाट्रिशियन, मैं पीडियाट्रिक्स में पीजी कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं ऑब्स गायनी वाली पीजी लड़की को ढूंढता हूँ, उससे मोहब्बत करूंगा, तो उससे क्या होगा, हम हॉस्पिटल खोलेंगे, वो ऑब्स गायनी वाली,
तो वो डिलीवरी करवाएगी, मैं पीडिया वाला, मैं बच्चे देखूंगा, बस लाइफ सेट है हमारी। एक्चुअली में ये ऐसे ऑटोमेटिंग हो गई। अच्छा क्या होता? अच्छा होता कि रैंडमली रिलेशनशिप में जाओ ना यार। जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर बंदी से ही प्यार हो तुमको, किसी से भी प्यार हो सकता है यार, है ना? तो मान लो कि ये पीडियाट्रिशियन जो है वो किसी आर्किटेक्ट या सीए या इंजीनियर या इनफैक्ट सिंपल सी कोई लड़की उससे रिलेशनशिप में जाता, फिर जो बच्चे होते, एक खेलकूद में ज्यादा आगे जाता, एक पढ़ाई में बहुत अच्छी होती, ऐसी रैंडम मीटिंग, मतलब सॉरी रैंडम मीटिंग नहीं, ऐसा नहीं किसी से भी उठ के मीटिंग कर लो, रैंडम मीटिंग, रैंडम रिलेशनशिप में जाते, फिर रैंडमली आपकी शादी होती, रैंडमली आपके बच्चे होते, तो थोड़ा कांस्टेंट जीन चलते। यहाँ पे तो रैंडम मीटिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में तो जो लव मैरिज होती है ना, उसको मैं बोलता हूँ ज्यादातर अच्छा होता है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी होती है, ये नहीं बोल रहा कि अच्छी नहीं होती, पर पंगे क्या होते हैं अरेंज मैरिज में आजकल, खूब बस ऑटोमेटिंग हो रही है भाई साहब। अब पिताजी माताजी बोलेंगे, बेटा देखो, हमने तुम्हारे लिए डॉक्टर बहू ढूंढी है, इससे शादी कर लो। या लड़की के माता पिता बोलेंगे, बेटी देखो, हमने तुम्हारे लिए डॉक्टर दामाद ढूंढा है, इससे शादी कर लो। फिर वही हुआ सॉर्टिंग मीटिंग। इससे अच्छा क्या होता है? इससे अच्छा होता कि रैंडम रिलेशनशिप, लव मैरिज में जो होता है कि आप, जरूरी नहीं है आपको डॉक्टर से ही प्यार हो, इंजीनियर से भी हो सकता है, साइकेट सीए से भी हो सकता है, इंजीनियर से भी हो सकता है, ठीक है, और किसी नॉर्मल इंसान से भी हो सकता है। तो असॉर्टिव मीटिंग में ये पंखे होते हैं कि भैया एक ही तरह के जीन 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 आप कर दोगे तो रैंडम जो पॉपुलेशन है ना, या रैंडम मीटिंग या रैंडम मिक्सिंग ऑफ द जीन, वो नहीं हो पाती है। तो इसीलिए ये एक एक्सटर्नल फैक्टर के जैसा काम करता है। दैट इज असॉर्टिव मीटिंग में डॉक्टर मैरिंग डॉक्टर, म्यूजिशियन मैरिंग म्यूजिशियन। तो ये एक असॉर्टिव मीटिंग का एग्जांपल होता है विच एक्ट एज एन एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि फ्रीक्वेंसीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जानी है उसको ऑल्टर कर सकता है। ठीक। तो ये हो गया आपका चौथा। फिर आता है पब्लिक हेल्थ मेजर। पब्लिक हेल्थ मेजर कैसे इंपॉर्टेंट होता है, या कैसे ऑल्टर कर सकता है जीन फ्रीक्वेंसीज को? देखो यार, आज की डेट में पब्लिक हेल्थ या मेडिकल केयर में जितना एडवांसमेंट हो रहा है, उसकी वजह से हो क्या रहा है? जो कंजेनाइटल डिजीजेस होती थी, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगी, दूसरी से तीसरी में, वो आजकल नहीं जा पा रही है, क्योंकि जेनेटिक एंडाउमेंट होने लगा है पीपल का। और जिसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को पैदा हुआ वो विद कंजेनाइटल पाइलोरिक स्क्लेरोसिस, लेकिन नए एडवांसमेंट के तहत रामस्टेड ऑपरेशन आया, जिसकी तरह से रामस्टेड पायलोटॉमी कर दी, उसकी वजह से बच्चा ठीक हो गया। ऐसे धीरे धीरे करके ना अगली जनरेशन में वो बीमारी जाएगी ही नहीं। तो ये रामस्टेड नाम याद रखना, इनकी फोटो आ सकती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जेनेटिक एंडाउमेंट होने लगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाली बीमारियां कम होने लगी, और पब्लिक हेल्थ मेजर्स और अच्छे होते जाएंगे, तो बेहतर जेनेटिक एंडाउमेंट होता जाएगा, तो बीमारियां आगे जाएंगी नहीं। तो एक्चुअली में पब्लिक हेल्थ मेजर जो हैं, उनका एडवांसमेंट इट एक्ट एज अ एक्सटर्नल फैक्टर, जिसने की फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर दिया। ठीक। तो ये थे कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि जीन फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते हैं। और जब भी ये प्रेजेंट होंगे ना, तब हार्डी वीनबर्ग लॉ जो है वो एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इट एक्ट व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ दीज फोर्सेस एंड इन्फ्लुएंसेस। उनकी एब्सेंस में ही जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन एलील की फ्रीक्वेंसीज है वो कांस्टेंट रह सकती है। ठीक है। तो ये याद रखना, इन पे सवाल आएगा, और असॉर्टिव मीटिंग पे तो वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। अब एक आखिरी चीज, दैट इज ये जो हार्डी विनबर्ग लॉ है, ये किन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सिंपल है। देखो, जो बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है ना, उसमें हार्डी विनबर्ग लॉ इजीली एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि लाखों की जनता है, हजारों में जनता है, उसमें अगर आप हार्डी विनबर्ग लॉ लगाओगे, तब वो एप्लीकेबल होगा कि भैया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई भी जीन जो है वो जाना, या जीन एलील का जाना जो है वो कांस्टेंट रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस या फैक्टर्स। वहीं अगर स्मॉल पॉपुलेशन रहेगी,
छोटी सी पॉपुलेशन रहेगी तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज का होना, उसमें क्योंकि जीन ऑल्ट्रेशन तो होगा यार। क्योंकि छोटी पॉपुलेशन में बाहर से आके भी मिक्सिंग हो सकती है, छोटी पॉपुलेशन खुद भी बाहर जा सकती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी देखने मिल सकता है, म्यूटेशन भी। तो स्मॉल पॉपुलेशन में बहुत पक्के होते हैं। तो इनफाइनेटली लार्ज पॉपुलेशन है तब हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल इजीली हो जाता है। स्टैटिक पॉपुलेशन में इजीली एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे कि हमने वहां पे पॉपुलेशन मॉडल पे पढ़ा था कि भाई अगर वो अपने ही गांव में है, अपने लोगों के बीच में शादी होती है और वहीं रहते हैं, उन्हीं के कल्चर में रहते हैं, तो एक्चुअली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले जीन एलील कांस्टेंट रहते हैं। मगर वहीं जब हमने पढ़ा था कि माइग्रेटरी पॉपुलेशन या डायनेमिक पॉपुलेशन होने लगती है, तो होता क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पॉपुलेशन होने लगती है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक कॉम्पोजिशन मिलते हैं, तो वहां पे हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक। तो स्टैटिक पॉपुलेशन में एप्लीकेबल होगा। वहीं अगर डायनेमिक पॉपुलेशन है या माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, तो उसमें तो मिक्सिंग होने लगेगी पॉपुलेशन की, तो नए नए जीन कॉम्बिनेशन बनने लगेंगे, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। फिर हमारा वही आ गया कि रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन में तो हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा कि भैया रैंडमली रिलेशनशिप में जा रहे हैं, रैंडमली शादी हो रही है, तब तक तो हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल होगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाली उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। मगर अगर नॉन रैंडम मीटिंग होने लगी, या जिसको हमने अभी पढ़ा असॉर्टिव मीटिंग होने लगी, तब भाई साहब फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑल्टर होने लगेगी, और फिर हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी कि भाई म्यूटेशन या नेचुरल सिलेक्शन में हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि फिर वही है कि म्यूटेशन में कोई एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पे आयोनाइजिंग रेडिएशन आ सकते हैं, केमिकल्स आ सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के भी एग्जांपल हमने पढ़ा था कि भैया उसकी वजह से भी हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, दैट इज जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्लो को इन जनरल भाषा में समझ सकते हो, जब किसी भी एक पॉपुलेशन में जीन का इनपुट हो या आउट हो, यानी कि कोई नया जीन किसी पॉपुलेशन में, या जीन ट्रेट या जीन एलील किसी पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस हो, या फिर किसी पॉपुलेशन से कोई जीन बाहर हो जाए, तब उसको कहते हैं जीन फ्लो। ठीक। तो ये भी उसी तरह का है कि भैया जब माइग्रेटरी या मिक्सिंग ऑफ द पॉपुलेशन होती है, तब आपको जीन फ्लो देखने मिलता है, तो फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, तो हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है जब कोई एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट जो होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होने लगे रैंडमली, तो उसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब हमने जेनेटिक शिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों पढ़ा था। जेनेटिक शिफ्ट तेजी से होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट धीरे धीरे करके होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी हमको हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एटलीस्ट इनके नाम याद रखना। ठीक। तो एक्चुअली ना, ये जो टेबल है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई टेबल को याद करो ना, उसको आमने सामने के याद किया करो, तो एक साइड की याद करोगे तो दूसरी साइड की हो जाएगी। और एक्चुअली तो हमको ये फैक्टर्स के साथ याद रखनी है। तो किस में एप्लीकेबल होगा हार्डी विनबर्ग लॉ? इनफाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन है तो पॉसिबल होगा, तो बट ऑब्वियसली स्मॉल पॉपुलेशन में हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टैटिक पॉपुलेशन है तो आपका हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मिक्सिंग नहीं होगी। तो उसका उल्टा, दैट इज डायनेमिक पॉपुलेशन या माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, तो उसमें हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ द पॉपुलेशन हो जाएगी। वहीं रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन जो है, उसमें हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल होगा। तो उसका जस्ट उल्टा, दैट इज नॉन रैंडम मेटिंग या असॉर्टिव मेटिंग जहाँ पे होती है, इसमें फिर वही होगा कि भैया असॉर्टिव मेटिंग हो रही है कि नॉन रैंडम मेटिंग हो रही है, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन तो हमने फैक्टर्स में पढ़ा ही था, और जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको याद रखना है। ठीक। तो ये हैं जिनमें हार्डी विनबर्ग लॉ एप्लीकेबल होता है और नहीं होता। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स के तहत पता होनी चाहिए और हार्डी विनबर्ग लॉ के तहत पता होनी चाहिए। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो भाई साहब, थ्योरी में पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, वहीं हार्डी वीनबर्ग लॉ पे भी आपको वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। ठीक। जेनेटिक्स एंड हेल्थ में पॉपुलेशन जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर के लिए स्टार क्वेश्चन में से एक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और हार्डी विनबर्ग लॉ। ठीक। थ्योरी में
अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा में सीधा पूछा जाता है कि पहली चीज तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में बताओ, और दूसरी चीज हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में बताओ कि भैया हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है। तो ये बताते आना चाहिए। वाइवा अगर आपको बहुत अच्छा जा रहा है ना तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये जो हार्डी और विनबर्ग थे ये कौन थे, तो ये भी थोड़ी सी जानकारी अगर हो तो बताना अच्छा होगा। ठीक। उसके बाद अगला चीज वाइवा मुझे पूछते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो हार्डी विनबर्ग लॉ को जिसमें फैक्टर काम नहीं करेगा, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज को ऑल्टर या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो बताते आना चाहिए। इनफैक्ट समझाते भी आना चाहिए। वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या हमेशा म्यूटेशन खराब होता है, तो आप बोलोगे नहीं, कई कई जगह अच्छा भी होता है। इसमें आप सिकल ट्रेट का एग्जांपल बता सकते हो। नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल आपसे पूछा जाता है तो डीडीटी वाला एग्जांपल आप बता सकते हो, ये भी वाइवा में पूछा जाता है। ठीक। पॉपुलेशन मूवमेंट और असॉर्टिव मीटिंग, ये तो वाइवा में पूछा ही जाता है कि ये कैसे है, इसमें हार्डी विनबर्ग लॉ काम नहीं करेगा, तो ये बताते आपको आना चाहिए। और रामस्टेड ऑपरेशन पे एक्चुअली एक बार एमसीक्यू आया है तो वाइवा में पूछा जा सकता है कि ये किस तरह से हार्डी विनबर्ग लॉ इसमें काम नहीं कर रहा, तो वो भी समझाते आना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया वाइवा का। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक एमसीक्यू तो इसी पे पूछा गया था कि हार्डी विनबर्ग लॉ क्या है, तो इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और ये क्या स्टेट करता है, तो इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, या आपको हार्डी एंड विनबर्ग की इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे एमसीक्यू आ सकता है, तो ये भी पढ़ लेना। ठीक। उसके बाद आपको अ, जो एमसीक्यू आ सकता है दैट इज डीडीटी पे एमसीक्यू आ सकता है कि भाई ये एप्लीकेबल अब इसकी वजह से नहीं होता है। दूसरा जो आपको एमसीक्यू आ सकता है असॉर्टिव मीटिंग पे आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो इस पे भी याद रखना। और रामस्टेड ऑपरेशन पे आपको एमसीक्यू आया हुआ है, इनकी इमेज को भी देख लेना, इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। और ऐसे ही चार्ल्स डार्विन की इमेज पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको भी देख लेना। ठीक। उसके बाद एक चीज जिस पे कई बार एमसीक्यू आया है दैट इज किस पे एप्लीकेबल होता है और किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो स्मॉल पॉपुलेशन ऑटोमेटिक न्यूटन नेचुरल सिलेक्शन, इन पे एमसीक्यू आया है। इनफैक्ट ये सारे पॉइंट्स याद रखना क्योंकि एमसीक्यू के लिए ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स या फिर हार्डी विनबर्ग लॉ के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।